नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिर से राष्ट्रीय आंदोलन वाली एक क्लास में जुड़ चुके हैं। रीट एसएसटी का संभव बैच चल रहा है, आप सभी को पता है। और सुदर्शन बैच की मैं घोषणा कर चुका हूं। सुदर्शन बैच एक्चुअली आप लोगों के लिए, रीट वालों के लिए संभव बैच का ही हिस्सा मानना आप उसको। कारण यह है कि सुदर्शन बैच में होगा क्या, पूरी तरीके से निःशुल्क ही रहेगा ये। सुदर्शन बैच में अपन पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल, ठीक है। राजस्थान जीके समझे आप, अपन शुरू करेंगे राजस्थान भूगोल से, ठीक है ना। ये और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने आप लोगों के, वैसे इसके अंदर कोई ज्यादा ऐसा चेंजेस है नहीं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या है, फ्रेश राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे, लाइव बैच पढ़ेंगे फिर से। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो संशोधन, कोई भी किताब ले रखी हो आपने, किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की, आप लोगों के पास में किताबें हैं, तो आप लोगों को अनावश्यक व्यय से बचना चाहिए। तो वहां पे क्या होगा, आप साथ साथ में पढ़ोगे, आपके पास में जो भी पुस्तक है उसमें संशोधन भी आप कर पाओगे। तो क्या है कि किसी भी राइटर को या उसको जो है आपको कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सरकार को भले ही कोस सकते हो, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, क्योंकि जिले हम नहीं बढ़ाते, हम नहीं तोड़ते, ठीक है। तो ये चीज है, हम तो प्रयास कर सकते हैं। जो प्रयास है कि आपको घर बैठे जो है इन क्लासेस के माध्यम से संशोधन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने जो है सुदर्शन बैच इसलिए नाम दिया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो है चक्र था वो सुदर्शन चक्र था, और भगवान श्री कृष्ण जो है सबका उद्धार करते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम अपन ने सुदर्शन बैच दिया है। और ये सभी का ध्यान रखा गया, यानी कि इस बैच में सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन जो सभी भर्तियों में, जैसे फर्स्ट ग्रेड रीट, सेकंड ग्रेड, चतुश्रेणी कर्मचारी, जेल प्रहरी, ठीक है। फिर बाद में जिन जिन के जो अलग अलग है वो अलग अलग पढ़ लेंगे। तो ये जो है आप लोगों के शुरू हो रहा है कब से, 6 जनवरी से। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो सभी विद्यार्थी इस चीज का ध्यान रखें। अब अपन आज जो पढ़ रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं अपन, और महात्मा गांधी अपन जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी अपन पढ़ रहे थे, को गांधी जी दिख भी रहे हैं, गांधी जी आप लोगों को देख रहे हैं। और गांधी जी ने क्या कहा है, गांधी जी ऐसे झुक के इसीलिए देख रहे हैं इसमें से कि बेटा तू नियमित नहीं है रे, है, तूने पहली क्लास तो नहीं देखी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली, अब ये तीसरी देखने आया। तो जिसको देख रहे हैं ना गांधी जी, वो समझ जाना कि नियमित रहना है सफलता पाने के लिए, ठीक है ना। तो आज अपन जो पढ़ेंगे इसके अंदर, वो आज अपन पढ़ने वाले एक तो खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ये भी पूछते हैं आप लोगों को, प्रश्न बनता है इससे। खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, एक मुख्य असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और एक अपन पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही पढ़ेंगे। इन दरमियान, इसके दरमियान जो चीजें हुई है, जैसे कि दांडी मार्च और वगैरह, ये सारी चीजें भी अपन साथ साथ में पढ़ लेंगे। यानी 3 जो है चीजें मुख्य पढ़ेंगे। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक और क्लास आएगी जिसमें अपन भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद में स्वतंत्रता भारत को दिला देंगे। फिर जो है आपके भारतीय इतिहास कंप्लीट, है ना। और फिर आप लोगों के बढ़िया चलेगा महीना भर जो है अपने सुदर्शन क्लास, यानी कि सुदर्शन बैच के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे ढंग से। और उसके बाद में फरवरी जब लगेगा, तब फरवरी में मैं आप लोगों को भारतीय भूगोल, और अपने पहले तो वो पढ़ेंगे अपने विश्व भारत वाला, ठीक है, विश्व वाला, यानी कि अपने भूकंप, ज्वालामुखी, पवन तंत्र वगैरह वो पढ़ेंगे फरवरी के अंदर ही। और उसके बाद भारत के भूगोल को अपन पढ़ लेंगे। इस तरीके से अपन आगे चलेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था आपके साथ साथ में कंप्लीट हो ही रही है ओपीडी पे। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी, आप लोग भी अपनी तरफ से अध्ययन जारी रखें, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। देखो, कल अपन ने जो है जलियांवाला बाग वगैरह सब पढ़ लिया, ठीक है। रोलर एक्ट पढ़ लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ लिया, और उसके बाद में अब अपन आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो है भारतीय राजनीति में एक खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन जो है स्पेशली जो है खलीफा से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? खलीफा से जुड़ा हुआ था। ये और खलीफा जो है, मुस्लिम जो कंट्री होती है, इस्लामिक जो कंट्रियां हैं, वहां पे जो है पैगंबर, हजरत पैगंबर साहब जो है, मोहम्मद साहब जो है, उनका मतलब एक तरीके से प्रतिनिधि माना गया खलीफा को। सिंपल भाषा में समझने के उद्देश्य से समझना एक बार, ठीक है। तो ये खिलाफत आंदोलन जो है, इसमें भारतीय मुसलमान जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। और हुआ किस लिए है कि देखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की की पराजय जब हुई, तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश जो राज्य था, ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की को जो है, तुर्की का विभाजन करने का कार्य किया कि तुर्की का विभाजन किया जाए और खलीफा के पद को समाप्त किया जाए। इससे भारतीय मुसलमान भी जो है इनसे नाराज हो गए, और भारतीय मुसलमानों ने भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन शुरू किया। किस लिए? कि खलीफा के पद को पुनः जो है बहाल किया जाए, इसलिए किया। हालांकि
भारत में आंदोलन करने से इन ब्रिटिश जितने भी थे इनके कानों में जूं नहीं रहेंगी और कुछ भी इसका असर नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन के अंदर जो मुस्लिम थे सारे के सारे, उनका सहयोग मिला असहयोग आंदोलन के अंदर, और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिला है। यहाँ पे यही चीज इसके खिलाफत आंदोलन में आपको समझनी थी। मैंने इन शॉर्ट समझाया आपको, जैसे जल्दी से समझ में आ जाए उस तरीके से। देखो, तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध ये किया गया, ठीक है ना। मैंने इसी चीज को आप लोगों को बता दिया। सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। फिर यहाँ पे जो है एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, दो जो है अली बंधु कहे गए हैं। इसमें क्या कहा गया है? अली बंधु। अली बंधु इसमें बहुत एक्टिव थे और नेतृत्व खिलाफत आंदोलन का अली बंधुओं ने किया है। और खिलाफत कमेटी बनाई गई, उसकी मांग यही थी कि खलीफा के पद को पुनः स्थापित किया जाए। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया गया। ये सीधी चीज पूछी जाती है, ठीक है। नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता गांधी जी को सौंप दी गई। अब क्या है, खिलाफत आंदोलन चल रहा था। मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है, कि गांधी जी उस समय का जो है चर्चित चेहरा हो चुके थे। यानी कई आंदोलन करना है तो बापू को बुलाना है, तो गांधी जी चर्चित थे उस समय, तो गांधी जी का इसमें सपोर्ट भी था। और खिलाफत आंदोलन की जो है नेतृत्व वो भी गांधी जी को सौंप दी गई। लेकिन अंततः क्या हुआ, सीवर्स की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा का पद समाप्त। तुर्की के विभाजन से भारतीय मुसलमानों में असंतोष पैदा हो गया। भारतीय मुसलमान सारे के सारे नाराज हो गए। यानी कि देश के अंदर जितनी भी इस्लामिक कंट्री थी वो सारी की सारी इससे नाराज हो गई, क्योंकि उनकी सबकी आस्था किसमें थी? खलीफा के पद में थी, है ना। तो ये चीज है। प्रमुख आंदोलनकारी इसमें कौन थे? अली बंधु थे, जिसके अंदर आप लोगों को यदि पूछे तो ध्यान रखना मोहम्मद अली दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये अली बंधु जो है ये थे। हकीम अजमल खां थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे, मौलाना अल हसन थे, जो मुख्य जो है इसके अंदर आंदोलनकारी थे। बाकी गांधी जी का सहयोग भी मिला था। अब खिलाफत आंदोलन को थोड़ा सा और समझते हैं कि यह आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला है। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहां के धार्मिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों को हटाना था। यानी कि ये एक तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध ही था, ठीक है ना। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। 1920 में जो सीवर्स की संधि हुई उससे तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा का पद समाप्त। ये करने से जितने यहाँ पे अपने मुस्लिम भाई बहन जितने थे उनका सपोर्ट पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मिला। इसलिए अपन खिलाफत आंदोलन को यहाँ पढ़ते हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम का एक मुख्य हिस्सा है खिलाफत आंदोलन। तो आज के बाद आप लोगों को पूछे तो इन शॉर्ट अपन ने खिलाफत आंदोलन को पूरा जो है पढ़ लिया है। आपको जितना पूछा जाता है ना एग्जाम में उससे बढ़िया मैंने जो है आप लोगों को चीज बता दी है, टू द पॉइंट। ले भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट। खिलाफत आंदोलन बस पढ़ने का जो है ये तरीका होता है एग्जाम अप्रोच के अनुसार। बिल्कुल ऐसे पढ़ो ढंग से और ये चीजें याद है ना आपको तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, ये समझ लेना। बढ़े आगे, ठीक है। देखो अब अपने बारी आती है असहयोग आंदोलन की। देखो असहयोग आंदोलन क्या है, डायरेक्ट समझने के लिए पहले इस शब्द पे फोकस करना कि असहयोग अ लग गया है यानी नकारात्मकता आई है, सहयोग नहीं करना है। किसका? अरे भाई जी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, ठीक है। और अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी का सहयोग नहीं करना है तो उसके जो है इनकम सोर्स को रोको, इनकम सोर्स को रोको। उसको इनकम किससे हो रही है? अब अंग्रेजों को यहाँ पे इनकम किससे होती थी? कच्चे माल से होती थी, शिक्षा से होती थी, ठीक है, वकालत से होती। क्यों? वकालत जो है वो अंग्रेज करते थे या जो भी है उन सारी चीजों से। यानी कि अंग्रेजों को जिस जिस चीज से फायदा हो रहा है उन चीजों का बहिष्कार करो। ये था असहयोग आंदोलन कि इनकी कमर तोड़ो। और कमर कब टूटेगी? जब इनके जो है इनकम सोर्स जो है वो रुक जाएंगे, तब टूटेगी कमर। अब देखो असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ता है और कैसे समाप्त होता है, उन सभी चीजों को समझते हैं। कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। एक विशेष अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, उसके अंदर प्रस्ताव पारित हुआ और नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन अपने को करना है। इसे चलाने के लिए एक वर्किंग कमेटी भी बनाई गई
जो इसे मॉनिटर करेगी, वर्किंग कमेटी यानी कि जो इसके काम को संचालन करेगी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई, लेकिन भारत का दुर्भाग्य था कि इस समय जो है भारत ने एक राजनीतिक सितारा खो दिया, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। और महात्मा गांधी जी ने कहा भी कि मेरा तगड़ा सपोर्ट जो था ना, मेरा सबसे बड़ा सहारा, वो चला गया। और इसी दिन ये शुरुआत हुई और इसी दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इस असहयोग आंदोलन का एक मुख्य नारा रहा है, 1 वर्ष में स्वराज्य। क्या नारा रहा है? 1 वर्ष में स्वराज्य। और हकीकत अगर ये समाप्त नहीं किया गया होता ना, देखो, एक तो 1857 की क्रांति, यदि वो विफल नहीं होती तो उसी समय स्वतंत्रता मिल जाती। एक ये असहयोग आंदोलन, इसे यदि चोरी चोरा कांड के समय जो है इसे स्थगित नहीं किया जाता तो भारत जो है असहयोग आंदोलन के समय ही आजाद हो जाता। लेकिन वो भी भारत का दुर्भाग्य था कि वो जो है एक हिंसक घटना हुई और वहां से जो है इस आंदोलन को रोक दिया गया। अभी समझेंगे इस चीज को। इसमें क्या है, ये नारा दिया गया कि 1 वर्ष में स्वराज्य। ठीक है, CCC, ट्रिपल सी यानी कि कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज का बहिष्कार। अब ये क्यों करना है भाई? शिक्षा का बहिष्कार क्यों करना है? कहने का मतलब कॉलेज का बहिष्कार यानी शिक्षा का बहिष्कार क्यों करना है? क्योंकि शिक्षण संस्थाएं जो थी, जितनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज थी, वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। यानी कि इनका तो बहिष्कार किया और नए कॉलेज खोले गए, नई स्कूलें खोली गई, 800 स्कूलें खुल गई थी उस समय। तो इनका बहिष्कार करना है, यानी कि ये इन अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसका बहिष्कार है। काउंसिल और कॉलेज का बहिष्कार है। ठीक है, कोर्ट यानी वकालत का बहिष्कार है। ठीक है, CCC, ट्रिपल सी, कोर्ट, कॉलेज और अपने काउंसिल, इन तीनों का जो बहिष्कार करना है। सबसे ज्यादा जो बहिष्कार सफल हुआ ना, वो किसका हुआ है पता है? सबसे ज्यादा बहिष्कार सफल हुआ है कपड़ों का। कपड़ों को जलाने का जो है बहिष्कार, वो सबसे ज्यादा सफल हुआ है। फिर शिक्षा का सफल होता है, ये कोर्ट वाला, वकालत वाला इतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया, लेकिन शिक्षा वाला जो है वो भी बड़े स्तर पे हुआ है। अच्छा, शिक्षा का बहिष्कार सबसे ज्यादा जो सफल हुआ है वो बंगाल के अंदर होता है, और शिक्षा का बहिष्कार सबसे कम जो सफल हुआ है वो मद्रास के अंदर होता है। एडिशनल जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, चाहो तो पेन चला लेना, नहीं चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर क्लास में, चाहे मैं राष्ट्रीय आंदोलन इसी चैनल पे यदि चौथी बार पढ़ा रहा हूं तो चौथी बार भी आप लोगों को कुछ नए फैक्ट दूंगा ही दूंगा। ये अपने हमेशा रहता है। अब जैसे सुदर्शन बैच स्टार्ट होगा, निश्चित रूप से कुछ न कुछ नई चीजें सीखने को मिलती ही मिलती है, क्योंकि जब तक क्रिएटिविटी नहीं की जाए तो हमें भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को दिन ब दिन आगे बढ़ाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक बहिष्कार कहां किया गया? बंगाल में किया गया। अब देखो, बंगाल विभाजन क्यों किया गया था, याद करो। क्योंकि बंगाल उस समय जो है इन घटनाओं का केंद्र हुआ करता था, इसीलिए तो बंगाल का विभाजन किया था। तो ये सर्वाधिक सफल भी कहां हुआ? बंगाल। बंगाल से क्रांतिकारी बहुत निकले हैं। ठीक है, गांधी जी ने इस समय जो है बोर पदक और जुलू पदक त्याग दिए। अब ये आप लोगों को बताया था, दक्षिण अफ्रीका के अंदर 2 डच शासित प्रदेश थे जिनका संघर्ष चल रहा था ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ब्रिटिश जो देश था उससे चल रहे थे। और इस समय गांधी जी ने इनकी अंग्रेजों की मदद की थी, तो इनको बोर पदक और जुलू पदक दिया था, जो असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने त्याग दिया। असहयोग, आपके दिए हुए जो है ये पदक मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है वो भी त्याग दी थी, जो अंग्रेजों से मिला इन्हें, वो इन्होंने त्यागा था इस समय। ठीक है, और भी जो नेता थे उन्होंने भी ऐसा किया था, लेकिन इन दोनों के बारे में स्पेशली पूछते हैं। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के दौरान कार्य क्या करना, मतलब कारण क्या था? सबसे पहले तो ये देखो कारण क्या क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, युद्धोत्तर भारत में असंतोष, जिसका भय अंग्रेजों को ऑलरेडी था, इस असंतोष का भय तो था। युद्ध काल में भर्ती और छंटनी, रोलेट एक्ट, ये सबसे बड़ा एक कारण हुआ। और इसका रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया क्या थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद में क्या बताया था आपको? हंटर कमेटी की रिपोर्ट। और उसके बाद में एक खिलाफत आंदोलन भी यहाँ पे हो जाता है, और खिलाफत आंदोलन भी होता है अंत में। खिलाफत आंदोलन के बाद जो शुरू होता है वो होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, असहयोग यानी कि कोई सहयोग नहीं करना है। तो ये तो थे इसके कारण, ये था इसके किस तरीके से आगे बढ़ी है। अभी और आगे पढ़ते हैं अपन, असहयोग आंदोलन अभी पूरा नहीं हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लो। मुझे ये जो क्लास है ना, मुझे आनंद आता है, यानी कि आपको भी आनंद आता होगा। लाइव क्लास में क्या है, फालतू की जो है
बहुत ज्यादा बकेती होती है। आप लोगों के चैट देख के हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है। जो मेन चीज पढ़नी होती है वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो बता ही नहीं पाते हैं। और ये जो है पढ़ने के उद्देश्य से यदि देखनी है ना कभी भी, तो आप लोग जो है अपलोड क्लास देखो। उसमें क्या होता है कि शुद्ध रूप से टीचर जो है वो पढ़ाने पर ही फोकस करता है और बच्चों का भी ध्यान वहां केंद्रित होता है। मेरा तो मानना यह है, बाकी आपकी मर्जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी में 1921 में। अब क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी कि जिससे अंग्रेजों को फायदा हो रहा है उन चीजों का बहिष्कार। जगह जगह कपड़ों की होली जलती थी वगैरह, बहुत जो है सारी चीजें इस तरीके से ही होता था। इस समय भगत सिंह जो है महात्मा गांधी को एक लीजेंड मानते थे कि महात्मा गांधी जी ही हमें जो है आजादी दिलाएंगे, ठीक है। और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बहुत जो है, बच्चे थे उस समय तो, उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़ के बहुत जो है इसमें हिस्सा लिया था। अब देखो होता क्या है, अब ये सारी चीजें चल रही थी। एक विजयवाड़ा आंदोलन होता है उस समय, जगह जगह जो है ये चीजें चली रही थी। विजयवाड़ा आंदोलन होता है 1921 के अंदर। यहाँ पे मदुरई के एक व्यक्ति ने, मदुरई के एक कार्यकर्ता ने यहाँ पे गांधी जी से पूछा, क्या गांधी जी आप कहते हो कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है तो उनके जो कपड़े हैं विलायती कपड़े उनको नहीं पहनना है, आप कहते हो खादी पहनो खादी पहनो। लेकिन खादी महंगी कितनी है। यहाँ पे चरखे को बहुत प्रमोट किया गया था असहयोग आंदोलन में, खूब चरखे को प्रमोट किया, यानी कि खादी, खादी यानी कि स्वदेशी, ठीक है। स्वदेशी अपनाओ और स्वराज्य लाओ, ये चीज वहां पे ज्यादा फोकस की गई। तो विलायती कपड़ा यानी कि जो मशीनों में बनता था, पॉवरलूम में बना हुआ वो सस्ता मिलता था, खादी में बना हुआ हाथ से बना हुआ वो महंगा मिलता था। तो क्या सस्ता वो पड़ता है, हम पहने कैसे खादी, आप कहते हो खादी पहनो खादी पहनो। तो उस समय विजयवाड़ा आंदोलन के समय गांधी जी जो देखो धोती पहनते, लंगोटी जैसी धोती पहनते थे और ऊपर जो है ये वस्त्र धारण करते थे ऐसा। तो उस समय इन्होंने जो है विजयवाड़ा आंदोलन के समय अपने ऊपरी वस्त्र का त्याग किया और कहा जितना जरूरी है ना उतना पहनो, यानी कि कम पहनो लेकिन स्वदेशी पहनो वहां से। तो उसके बाद में जो है, उसके बाद आजीवन जो है गांधी जी लंगोटी पहने ही रहे हैं, यानी कि ऊपरी वस्त्र उसके बाद में उन्होंने धारण नहीं किया है। इसके दौरान जो है सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति जो थे वो मोहम्मद अली थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन बने? मोहम्मद अली बने। इसी दरमियान एक सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण पेश हुआ है भारतीय इतिहास के अंदर, वो ये है कि जामा मस्जिद की चाबियां जो है वो श्रद्धानंद को सौंप दी गई जो हिंदू थे, और स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर जो है उसकी चाबियां जो है सैफुद्दीन कीचलू को सौंपकर सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया है। जामा मस्जिद के अंदर श्रद्धानंद को जो है भाषण के लिए भी इनवाइट किया और यहाँ पे जो है सैफुद्दीन कीचलू को सांप्रदायिक यहाँ पे चाबियां सौंप कर अपने स्वर्ण मंदिर की सांप्रदायिक एकता का उदाहरण भी पेश किया। और हिंदू मुस्लिम एकता इस समय जो है असहयोग आंदोलन के समय परवान पर थी, ठीक है। उस समय बहुत ही जबरदस्त जो है इनके अंदर बॉन्डिंग थी। तो यहाँ पे और भी चीजें देखो कि 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन, इसे जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और मृत्यु किसकी हुई थी इस दिन? बाल गंगाधर तिलक की। आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया, जो एक विशेष अधिवेशन था, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। और यह आंदोलन गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक हो जाने के कारण फरवरी 1922 को वापस लिया। अब उस समय भी क्या हुआ वो मैं अगली स्लाइड पे बताता हूं, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। भाई ध्यान से पढ़ोगे ना व्यवस्थित तो आपके दिमाग में एक तरीके से मूवी जैसी मूवी चलेगी। और ये तो इतिहास चीज ही ऐसी है कि ये तो पिक्चर की जैसे चलता है बिल्कुल, कि हाँ इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन आगे, देखो आगे क्या हुआ। आगे जो है अब आप लोग एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि कई जगह जो है आप लोगों को 5 फरवरी 1922 इसकी डेट लिखी मिलेगी, जो ज्यादातर किताबों में पहले यही आती थी, ठीक है। फिर क्या है, इतिहासकार निरंतर कुछ न कुछ शोध करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं बहुत सारी चीजें। धीरे धीरे एक नई डेट निकल के आई कि 5 फरवरी की जगह 4 फरवरी 1922 को जो है ये चौरी चौरा कांड हो गया था। और इसकी ऑथेंटिकेशन वहां से हुआ कि अमृत महोत्सव जब श्रृंखला चल रही थी तो जो 4 फरवरी को ही जो है ये देखो ये भारत सरकार द्वारा जारी की गई पोस्ट है इसके अंदर। इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे स्रोत मैंने देखे तो उसमें भी जो है 4 फरवरी ज्यादा डेट ऑफिशियल साइट वगैरह पे देखी वो देखने को मिलती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या आता है, ठीक है। ये 4 फरवरी के भी प्रूफ मिलते हैं, 5 के भी मिलते हैं, लेकिन 4 ज्यादा जो है सही है, ठीक है। तो उस समय देखो असहयोग आंदोलन चल रहा था
तो उस समय जगह जगह क्या है बहिष्कार वगैरह चलते थे, तो पुलिस रोकने की प्रयास करती थी। उस समय गोरखपुर के अंदर जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर एक क्रोधित भीड़ का जो समूह था, उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को यानी पुलिस चौकी को जो है पूरा का पूरा जिंदा जला दिया। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। एक्चुअल में यहाँ पे 23 लोग मरे थे। कितने? 23 लोग मरे थे, जिसमें से 22 तो पुलिसकर्मी थे और एक आम नागरिक था। ठीक है। और इस भीड़ का नेतृत्व जो है वो भगवान अहीर कर रहा था। कौन? भगवान अहीर नाम का व्यक्ति जो है वो इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना होती है जिसमें पूरी पुलिस चौकी को जला दिया जाता है और वहां पे जो है 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। और ये जो असहयोग आंदोलन जो अभी तक अहिंसक तरीके से चल रहा था, वो अचानक से हिंसक हो जाता है। अचानक से क्या हो जाता है? हिंसक। गांधी जी को इस कांड की जो सूचना है वो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ये 2-3 चीजें जो है आप लोग वन लाइनर में स्पेशली लिख लेंगे। ठीक है। ये आप लोगों को पेन चलानी है उसके अंदर। तो ये देखो कहां पे हुआ है ये चौरी चौरा। ठीक है। चौरी चौरा नामक स्थान है। देखो नेतृत्व कौन करे? भगवान कर रहे थे। और भगवान के पिताजी यानी श्री राम जी के पिताजी कौन थे? दशरथ प्रसाद। तो भगवान के पिताजी ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है। नेतृत्व भगवान कर रहे थे और दशरथ जी ने क्या दी? सूचना दी। 12 फरवरी 1922 को बारदोली के अंदर, उस समय गांधी जी बारदोली में थे, वहां पे उन्हें यह सूचना प्राप्त होती है और बारदोली में ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इस आंदोलन को यहीं पे समाप्त किया जाता है, मैं वापस लेता हूं। उन्होंने ये कहा कि असहयोग आंदोलन को मैं अधिक हिंसक होने से बचाने के लिए वापस लेता हूं। इस समय जो है माहौल ये था कि अंदर ही अंदर अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर बांध लिए थे कि अब अपने यहाँ पे बस बहुत हुआ। ठीक है। अब अपने चलना है, मकबूल गाड़ी निकाल, ये कह भी दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन यहां पे जो है गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। कई जगह जो है गांधी जी की आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय वगैरह खूब लोग थे जिन्होंने आलोचना की। मतलब यहां तक कहा गया इनकी आलोचना में कि गांधी जी जो है कोई भी आंदोलन अपने हित के लिए उठाते और अपने हित के लिए ही उसे जो है समाप्त कर देते। ये तक कहा गया, कई इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने, गांधी जी ने जो है राजनीति इस तरीके की कि उस समय जो है राजनीति का केंद्र रहने के चक्कर में, जब मान लीजिए कि कोई कुछ किसी को नहीं पूछ रहा है, उस समय आंदोलन उठाते थे। फिर होता कि अब पीक आ गया बिल्कुल कि अब तो जो है अंग्रेज चले जाएंगे, तो क्या चले जाएंगे, उसके बाद कौन पूछेगा, आंदोलन फिर वापस से क्या उठाएंगे। यहां तक ये सारी बातें जो है इतिहासकार कहते हैं। गांधी जी की उस समय बहुत आलोचना हुई। भगत सिंह जो इन्हें लीजेंड मानता था, उस समय का हीरो मानता था, वो भी बहुत आहत हुए। और ऐसे क्रांतिकारी यानी कि उग्रवादी जो नेता थे सारे के सारे, उन्होंने इस समय ठान लिया था कि अब ये इन चीजों से आजादी मिलने वाली नहीं है। यानी कि इतनी जबरदस्त इनकी कमर टूटी थी इस असहयोग आंदोलन से अंग्रेजों की कि अब तो ये जाने वाले हैं। और उस समय गांधी जी ने कर दिया इसको बंद, एक इस घटना के कारण बंद कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दी गई। ब्रूमफील्ड नाम के न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई थी। और आंदोलन समाप्त करने के कारण गांधी जी की सर्वत्र क्या हुई? आलोचना भी हुई है कि यह आंदोलन यदि गांधी जी समाप्त नहीं करते ना, तो इसी समय जो है भारत आजाद हो जाता। इतने और जो है 25 सालों का इन्हें इतना अत्याचार नहीं सहना पड़ता। अभी देखो इस पोस्ट में क्या है, गांधी जी की ऐतिहासिक घटना 4 फरवरी। कई जने कहेंगे अभी देखो ये क्लास चलेगी, गुरुजी ये नहीं दिख रहा, कोई जरूरी नहीं है देखना, सुन लोगे तो भी खूब है। ये दिख रहा है ना इधर वाला, बस बहुत है। ठीक है। ये चीज जो है वैसे तो दिखता है। ठीक है। यदि मोबाइल की स्क्रीन आड़ी बड़ी करके बढ़िया देखोगे, नेट की सही स्पीड है तो दिखता सब कुछ है। लेकिन यूं है कि दिखने से बढ़िया ये रहता है कि कमेंट कर दे कि नहीं दिख रहा। तो देखो प्रयास बेटा तुम्हें करना है, सारी चीजें मिल रही है तो थोड़ा सा जो है खुद को भी तकलीफ दे दो, क्योंकि स्वर्ग भी तो तुम ही भोगोगे ना। मुझे थोड़ी सैलरी दोगे तुम। गुरुजी कहते हैं तो बहुत है, गुरुजी पहली सैलरी आपके, जब सिलेक्शन होता है तब मिठाई भी खिलानी याद नहीं आती है। ये चीजें हमने देखी है, लेकिन हम उसकी इतनी वो करते भी नहीं कि हाँ हमारा तो उद्देश्य है कि आप सिलेक्ट हो, आप जो है सिलेक्शन ले लो, बस सिलेक्ट हो जाओ, यही खूब है। ठीक है। चलिए तो देखो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, गोरखपुर जिले के अंदर गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने, एक बड़े समूह ने पुलिस के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस ने जो है गोलीबारी भी की। इसके प्रतिशोध में प्रदर्शनकारियों ने हमला करके थाने में आग लगा दी और इसमें मौजूद सभी लोग जो है जलकर मर गए।
इस घटना में 3 आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। हिंसा के कड़े विरोधी महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, यहां तक आप लोगों के काम की है। बाकी ये जो है उस समय 2022 के अंदर जो है ये डाक टिकट जारी किया था, उसके बारे में सूचना है जो आप लोगों को अभी नहीं पूछा जाएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अपने को क्या ध्यान रखना है, ये घटना ध्यान रखनी है कि असहयोग आंदोलन समाप्त किस घटना से हुआ है, चोरी चोरा कांड के कारण। इसको क्या कहते हैं, चोरी चोरा कांड। कई जना समझ ले चोरी चोरा कांड, अरे चोरी चोरा कौन है रे, फ्रेशर समझ लिया करे। चोरी चोरा जिसमें किसी तरह की कोई चोरी नहीं हुई है और ना कोई चोरा हुआ है, वही क्या है, एक तरीके से जन हानि हुई है और एक तरीके से देश की हानि हुई है कि असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। ले स्क्रीनशॉट बेटा जी। बढ़े आगे, ओके नेक्स्ट। अब असहयोग आंदोलन के बाद जो है आप लोगों को ध्यान देना है, मुख्य जो अपन चीज पढ़ेंगे वो है साइमन कमीशन। ठीक है, वो है साइमन कमीशन। इसके बीच में इस दरमियान जो है स्वराज पार्टी वगैरह ये भी गठित हुई है। ठीक है, जो चीज आप लोग जो है अपने राजनीति वाले बैच में, राजनीति वाली क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट और अपने क्या कहते हैं स्वराज पार्टी वगैरह ये। तो साइमन कमीशन क्यों आता है भारत? 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो अधिनियम था उसके अंदर एक प्रावधान था कि 10 साल बाद में इस अधिनियम की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा जो ये जांचेगा कि इस अधिनियम का प्रभाव कितना रहा है भारत में और इसने किस तरीके से काम किया है। ठीक है, जो 1919 वाला अधिनियम था उसकी, तो उसकी जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाई गई जिसको साइमन कमीशन कहा गया। अब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जितने सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। ठीक है, इवन कि भारत के 2 सदस्य इनकी असेंबली में मौजूद थे, फिर भी उनको सदस्य नहीं बनाया गया और यहाँ पे सारे के सारे व्हाइट मैन कमीशन इसे नाम दे दिया गया कि ये तो जो है पूरा व्हाइट मैन कमीशन है। बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध होता है भारत में। जैसे ही ये आता है, ये 2 बार आया है, वैसे भारत के अंदर कितनी बार आया पूछे तो 2 बार आया है। ठीक है, और इसका हर जगह जो है विरोध होता है, विरोध प्रदर्शन होता है। अब देखते हैं इसको, आगे अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ और पहली बार जो है 1928 में भारत आया। ठीक है, साइमन कमीशन में कुल सदस्य कितने थे? 7 थे और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम से इसका नाम क्या हुआ? साइमन कमीशन। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। यदि नाम आप पढ़ना चाहो तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल नहीं पूछते, और पूछते हैं तो भी किसी को याद नहीं रहती, तो रिस्क जो है यहाँ कम है। अध्यक्ष तो जॉन साइमन है, इसके अलावा हैरी लेवी लासन, डोनाल्ड हार्वर्ड, जॉन लैनफॉक्स, एडवर्ड कैटगन, क्लीमेंट एटली और बर्नार्ड हार्टसॉन। अब हकीकत बताऊं तो हम भी याद नहीं करते इसको, क्योंकि ये चीजें जो है याद रहती नहीं, क्यों फालतू दिमाग लगाना, इतना एग्जामिनर पूछता ही नहीं। ये पूछ लेता है कि कितने थे सदस्य, अध्यक्ष पूछ लेते, साइमन है ही। ठीक है, दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में जो मद्रास के अंदर हुआ था उसमें साइमन कमीशन का विरोध हुआ है। ठीक है, और लाहौर में जो विरोध होता है उसके अंदर, लाहौर में जो है रेलवे स्टेशन के बाहर इसका बहुत तगड़े तरीके से विरोध चल रहा होता है, जिस समय पुलिस जो है लाठियां बांधती है क्रांतिकारियों के ऊपर और उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं अपने लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब के नाम से जिन्हें जाना जाता है। लाला लाजपत राय के जो है सिर पर बहुत जबरदस्त लाठियों से वार किए गए और उस समय डेट थी, यदि डेट आप लिखना चाहो तो 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर की दिनांक थी। 31 अक्टूबर को जो है इस समय इनके ऊपर बहुत जबरदस्त लाठी का प्रहार होते हैं और ये बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, जिनकी जो है बाद में 17 नवंबर को मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 17 नवंबर को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनके ऊपर लाठियों के प्रहार किए गए तो इन्होंने फिर बाद में कहा भी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में एक एक कील साबित होगी। ताबूत समझते हो, जिसमें अंग्रेजों के यानी कि ये जो ईसाई होते हैं इनकी शव को ले जाया जाता है। अंग्रेजी पिक्चरें बहुत देखी होगी तुमने, पता ही है, सबको पता है ताबूत किसे कहते हैं। चर्च वगैरह में आप लोग कई बार देखते भी हो, तो उसके ताबूत के अंदर जो कील ठोकते हैं वही क्या, इनके ताबूत में एक एक कील साबित होगी ये लाठियां, ये इन्होंने कहा भी है। ठीक है,
27 मई 1930 को अंततः जो है इनकी रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 27 मई 1930 को प्रकाशित होती है। सर शिव स्वामी अय्यर ने इसे जो है रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कहा है कि ये रिपोर्ट कैसी है, रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक रिपोर्ट है, ये साइमन कमीशन के बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से घटनाक्रम चलता है और हमने एक और सितारा यहाँ पे भारतीय इतिहास के अंदर खो दिया था लालाजी के रूप में। देखो बाल गंगाधर तिलक पहले जो है 1 अगस्त को अपन ने पढ़ा कि 1 अगस्त 1920 को उनका देहांत हो गया और उसके बाद में यहाँ पे जो है अपने 17 नवंबर 1928 को इनका भी देहांत जो है अपने हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चले आगे। ओके, देखो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या निर्णय कहां लिया गया पूछे तो लाहौर अधिवेशन के अंदर लिया। नागपुर अधिवेशन 1930 में इसकी पुष्टि कर दी गई। कहां पे की गई भाई, निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन में और नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई। 1930 में साबरमती आश्रम में इसका नेतृत्व जो है गांधी जी को सौंप दिया गया। मैंने कहा ना गांधी जी उस समय जो है बहुत ही जबरदस्त लीडर हुए, तो वहां पे जो है इनको ये नेतृत्व सौंप दिया। गांधी जी ने वायसराय इरविन के साथ समक्ष जो है 11 सूत्री मांग पत्र रखा। क्या रखा? 11 सूत्री, यानी कि 11 मांगे थी इनकी। अब 11 मांगे क्या क्या थी वो भी देख लेते हैं। सैन्य खर्च, ये चीज जो है 11 मांग अपन ने वन लाइनर में नहीं दिया, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इस पे स्कोप दिया है लेकिन, है ना। देखो क्योंकि ये पूछते नहीं है, इसलिए जो चीज पूछते हैं ना वही चीज वन लाइनर के अंदर तो मैं देता हूं आपको। मांगे क्या है देखो, सैन्य खर्च और प्रशासनिक खर्च में 50% की कटौती हो, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए, पूर्ण शराबबंदी और नशीली वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, रुपए का विनिमय दर जो है 1 शिलिंग और 4 पैंस के बराबर हो, लगान में 50% की कटौती हो, नमक कर समाप्त हो और नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त हो, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, डाक आरक्षण विधेयक पास किया जाए, सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाने और विदेशी वस्त्र के आयात को नियंत्रित किया जाए। इतनी देखो बेजमारी करके ये 11 सूत्री मांग पत्र बनाया और लॉर्ड इरविन को दिया है। यहाँ पे किसको दिया है? अपने इरविन को, लॉर्ड इरविन को दिया है और लॉर्ड इरविन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तब गांधी जी कहते भी हैं, इरविन ने मांगे मानी नहीं, गांधी जी कहते हैं मैंने रोटी मांगी मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त। टैन 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 बॉलीवुड में जो म्यूजिक बजती है ना फिर, कि अब जो है भैया, अब जो है अन्ना राजकला, अब जो है गांधी झुकेगा नहीं। ठीक है, गांधी जो है अब झुकेगा नहीं। गांधी जी ने कहा मैंने रोटी मांगी मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त। इरविन बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि अब जो है गांधी आया है। ठीक है, क्या सबको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है गांधी जी देखो किस तरीके से कहते हैं, मतलब एक जो भारत का सबसे खतरनाक लीडर उस समय हुआ उसने ऐसा कह दिया, यानी कि अंग्रेजों को तो डरना चाहिए था, बहुत खतरनाक। गांधी जी ने एक्शन लिया भी। एक्शन इसका जो होता है फिर वो दांडी मार्च निकालते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। बहुत खतरनाक कोटेशन है, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोगों को पढ़ना है दांडी मार्च। ठीक है, उस समय देखो नमक कानून, पहले नमक कानून जान लो कि नमक कानून का विरोध क्यों हुआ। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग जो है जरूरी था, अपरिहार्य यानी जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया। उस समय क्या लोग खुद नमक बनाते थे कि महंगा होता था, नमक पे कर बहुत ज्यादा था, महंगा होता था, तो जो है खुद नमक बनाते थे, लेकिन नमक बनाने से उन्हें क्या है रोका गया उस समय। तो नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें उन दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। उस समय बिना कर, यानी कि जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक भी हो जाता था, अदा किए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को नष्ट कर देती थी। यानी कि यदि ऐसा नमक बच गया है पीछे, जिसने जो कर अदा करके भी नहीं ले रहे लोग और बच गया है, तो वो उपयोग के लायक रखते ही नहीं थे, उसे नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन जो है उसे जो लोगों को नहीं दिया जाता था, तो उसको नष्ट कर देती थी, जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी। तो ये था नमक कानून।
इसका विरोध करने के लिए दांडी मार्च निकाला गया। और दांडी मार्च जो है वो निकालते हैं और दांडी के किनारे जाकर वहां पे गांधी जी क्या है, नमक उठा के नमक कानून तोड़ते हैं और इसी को कहते हैं दांडी मार्च, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। अब पढ़ते हैं दांडी मार्च। शुरुआत इसकी कब है? 12 मार्च 1930। जिनके पास में वन लाइनर लेके बैठे हो ना, वहां दांडी मार्च के ऊपर ऐसा ही एक बॉक्स बना रखा है और वहां पे भी लिखा है 12, ठीक है, लेकिन ये एक जो है वो इसके साथ में मिक्स हो गया, तो आप उसको ढंग से लिख लेना, वहां पे ऐसे 12 लिख देना, ठीक है। वो 1 मार्च नहीं है, हाँ वो 2 मार्च नहीं है, क्योंकि एक उसके अंदर चला गया, 2 ही दिख रहा है पीछे, तो वहां पे जो है ढंग से उसको 12 मार्च 1930 कर लेना। ये साबरमती आश्रम से जो है यात्रा चलती है, लगभग 200 मील का ये सफर था, जिसमें 78 साथी थे गांधी जी के साथ। सबसे ज्यादा साथी जो थे वो गुजरात से थे, ठीक है। साबरमती का है, गुजरात में है। 24 दिन ये यात्रा चलती है। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच जाते, शाम को पहुंच जाते। सरोजनी नायडू इनका स्वागत करती है और कहती है, विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। विधि भंजक, विधि यानी कानून, अब तुम कानून तोड़ने आए हो, नमक कानून तोड़ने आए हो, तो विधि भंजक तुम्हारा स्वागत है। सरोजनी नायडू स्वागत करती है और 6 अप्रैल को यानी कि सुबह जो है 1930 को मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ दिया गया गांधी जी द्वारा। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो गई, यहाँ पे शुरुआत हो गई, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरीके से शुरू हुआ है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में फिर दांडी मार्च, फिर जो है साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको जांचने के लिए, उस पे समीक्षा करने के लिए फिर गोलमेज सम्मेलन होते हैं बाद में। तो अपन जो है कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, अपन गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे कल की क्लास में, और इस दरमियान जो घटनाक्रम चला है वो पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे और भारत को आजादी दिलाएंगे। ये सारा घटनाक्रम अपन पढ़ेंगे अब कल की क्लास में। आज की क्लास भैया यहीं पे अपने पूरी होती है। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे देखो, मैंने टाइम बचाने का बहुत प्रयास किया आप लोगों के, ताकि आप सेल्फ भी अच्छे से पढ़ पाओ, और आप लोगों को सुविधाएं सारी दे रखी है। और अब तक टूट पड़ो, क्योंकि अब ये 2025 यदि आप लोगों ने कैरियर नहीं बनाया तो फिर जो है भैया पता नहीं मुझे कि कब जो है आपके नौकरी आएगी या कब वैकेंसी आएगी। हाँ, पद जो है कम है ज्यादा है बढ़ाने हैं, उसके लिए अपन प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे। पहले भी आप लोगों के लिए हमने बहुत प्रयास किए, तो अब भी करेंगे, कहने का काम ही नहीं है। और जिस लेवल पे करना चाहिए वो अपने आप करेंगे ऐसा कि सीधा जो है उस पर अमल ही किया जाए, सिर्फ जो है माहौल बनाने के लिए नहीं। अपन करेंगे प्रयास तो सीधा का सीधा वहां पे आप लोगों के मांगे स्वीकार हो, ऐसा ही प्रयास करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। अब जो है अपने आज शुक्रवार की क्लास हो गई, अब मिलेगी आप लोगों को एक क्लास, यदि संभव हुआ तो मैं कल शनिवार को दे दूंगा, ताकि वैसे तो अपने सोमवार से शुक्रवार चलती है, लेकिन फिर भी संभव हुआ तो मैं आप लोगों को शनिवार को कल, यदि मैं बाहर जा रहा हूं आ गया समय पे, तो कल दे दूंगा मैं आप लोगों को क्लास। तो क्या होगा कि भारतीय इतिहास अपने हो जाएगा कंप्लीट। फिर अपन जो है ये पढ़ने वाले ना, अपने क्या कहते रहे, सुदर्शन बैच, ठीक है, राजस्थान जी के राजस्थान भूगोल आपको नया पढ़ना है। बहुत सारा आप टेंशन लेके चल रहे हो कि क्या गुरुजी क्या बदला, कुछ भी नहीं बदला है। और आप लोग देखोगे यार बस इतना सा ही, बस जीके में कोई असर नहीं, जो जिले हटाए ना, मतलब ऐसा है कि न के बराबर असर हुआ, जितना अपन सोच रहे हैं उतना कोई असर ही नहीं है उसके अंदर। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे तो आप लोग साथ साथ में अपडेट करते चलोगे, कोई मेजर अपडेट कुछ नहीं है ऐसी, और बिल्कुल इजी वे में अपडेट होगा, ठीक है। जो किताबें जो पढ़ रहे हो वो ऐसा भी नहीं है कि आप जो फटाक से नई जिला दर्शन नहीं लेनी है अपने को नई जिला दर्शन की वगैरह आवश्यकता है ही नहीं। जो किताबें हैं, कई जने कहते हैं गुरुजी हमारे पास में उसका क्या करें, अरे वही काम आनी है। 1% चेंज के लिए क्या आप उस किताब को साइड में रख दोगे? आपने उसके पैसे नहीं लगाए क्या? ऐसे ही भाई, एक मारवाड़ी में क्या रड़े खाते थोड़ी मिली है, पैसा लगे हैं, गाड़ी कमाई से लाई है, उसको पढ़ना है, पेन चलानी है, थोड़ी सी करेक्शन अपने लेवल पे करना है। क्या आप इतने सक्षम नहीं हो? क्या आप अपने आप को इतना काबिल नहीं मानते कि ये जो मामूली सा 1% जैसा चेंज आया है उसको आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते? कोई बात नहीं कर सकते, मैं हूं। सुदर्शन बैच आप लोगों के लिए इसीलिए लाया है ताकि आप लोगों का बिल्कुल जीरो इन्वेस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है, और आप लोग जो है खुद अपनी जो है करेक्शन भी करोगे। और जो किताब जो भी, मैं तो कह रहा हूं जिस भी राइटर की है मैं करेक्शन करवा रहा हूं आप लोगों को, आप उसमें ही करेक्शन कर लेना बस। सिर्फ मेरी किताब वालों को तो मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐप पर क्लास लेकर आऊंगा और मेरी जो किताबें पढ़ रहे हैं सिर्फ वो करेक्शन करेंगे, मैंने मेहनत की है, मेरी ही स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वही। अरे सबके लिए है,
तुम यदि जीजीडी को थोड़ा भी समझे हो, तुम यदि गौरव सिंह घाणेराव को थोड़ा भी समझे हो, तो तुम ये चीज जो है अभी तक 2-3-4 सालों में ये समझ गए होंगे कि मैं प्रयास करता हूं तो सभी के लिए करता हूं। तो इसलिए निश्चिंत रहो और ये सूचना सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना कि 6 तारीख से अपने बढ़िया धड़ाधड़ आगाज कर रहे हैं, फिर वापस 2025 में फिर से जो है आप लोगों के सफलता के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।